अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि लास्ट जो हमारी क्लास थी वहाँ हमने क्रेडिट एंड यूजेस ऑफ क्रेडिट पर बात की, तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स या क्रेडिट सिक्योरिटीज़ या ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो क्रेडिट डीलिंग्स में या क्रेडिट परचेजेस में, क्रेडिट सेल में यूज़ की जाती है, जिनकी बेसिस पे जिनको एक सिक्योरिटी कंसीडर करके आप नॉर्मली परचेज़ करते हो या डील करते हैं आप कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स या गुड्स। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम उन सिक्योरिटीज़ की या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जिनको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके या निगोशिएट किया जा सके। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे प्रॉमिसरी नोट, जैसे चेक्स हो गए, ओपन चेक की अगर बात की जाए तो ये इजीली ट्रांसफरेबल है कि आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसलेट करके लिक्विड या करंट ऑब्लिगेशंस को मीट अप किया जा सकता है। कंपनीज या बिजनेसेस या बिजनेसमैन अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट अप कर सकता है जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिस पे डील किया जाए। इसी तरह नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जब यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जब क्रेडिट परचेजेस में या सेल में यूज़ होते हैं, या इनको जब डीलर्स या इनको जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में एज ए सिक्योरिटी या एक प्रूफ या एक एविडेंस या एक डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो वहाँ मनी ऑर्डर है, वहाँ क्रॉस चेक है, वहाँ पोस्टल ऑर्डर की जैसे बात आती है, तो ये कुछ नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वहाँ फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है आपके सामने, शेयर सर्टिफिकेट है, ये कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इजीली जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। पहली बात, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि जो ओनर है, जो रियल ओनर है वही सिर्फ प्रेजेंट कर सकेगा, वही बेयरर है और वही इनको प्रेजेंट करेगा, कोई सेकंड या थर्ड पर्सन इनको प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि रियल ओनर एक्सचेंज नहीं कर सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स, तो वो होंगे नॉन निगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ टॉपिक इनमें पॉइंट ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे प्रॉमिसरी नोट आप पढ़ चुके हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आपने देखा, चेक्स पढ़ चुके हैं आप। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट जिस पे हमने बात की कि a negotiable instrument is a signed document that promises a sum of payment to a specified person or assignee. Negotiable instruments are transferable in nature। ये अब फीचर आपको कुछ बताए जा रहे हैं। पहली बात ये होगी, negotiable instruments are transferable in nature, allowing the holder to take funds as cash or use them in the manner appropriate for the transaction or according to their preference। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमने ये बात की कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक प्रॉमिस होगा लोगों के दरमियान, पार्टीज़ के दरमियान, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं किसी भी क्रेडिट डीलिंग में, किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम इसे कहेंगे कि पेमेंट, एक स्पेसिफाइड सम ऑफ पेमेंट जो होगा वो ज़रूर आप देखेंगे कि राइट अप किया जाएगा, उसका कोई ना कोई रिटर्न प्रूफ होगा, कोई डॉक्यूमेंट इसकी ज़रूर इशू की जाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। इसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक फीचर्स की जब बात होती है, तो पहली बात तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांसफरेबल, कि वो प्रॉमिसरी नोट है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, तो ये इजीली ट्रांसफरेबल है कि एक पर्सन दूसरे को ये डिस्काउंट करके, डिस्काउंट बेसिस पे या क्रेडिट टर्म बेसिस पे इसको टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले, मैच्योर होने से पहले एक्सचेंज कर सकता है, तो हम इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। इसी तरह आपने कहा कि
जो होल्डर होता है, जो बेयरर है, जिस पर्सन के पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको फैसिलिटेट करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि वो पर्सन कैश रिसीव कर सकता है, वो कैश फंड्स जनरेट कर सकता है, वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक सरप्लस जनरेट कर सकता है। यानी पर्सन ए के पास जब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो पर्सन बी को जब एक्सचेंज करेगा तो पर्सन बी कोई ना कोई वहाँ डिस्काउंट या कुछ ज़रूर वहाँ अर्न करेगा। तो पर्सन ए अगर 1000 का या 10,000 वैल्यू का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पर्सन ए 9,000 पे अगर फर्दर एक्सचेंज करता है, तो अब जो पर्सन बी है उसको जब ये पेमेंट रिसीव होगी तो वो ज़रूर 10,000 लेगा, तो 1000 की वो अर्निंग कर रहा है, पहली बात। इसी तरह जब आप कैश सेल की कैपेसिटी नहीं रखता एक बिजनेसमैन, एक सेलर, तो उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही उसके सेल वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो रियलाइज्ड क्यों ना हो, चाहे वो क्रेडिट सेल क्यों ना हो। यानी हम जब पढ़ते हैं कि आप कैश सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम पे जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन के, तो क्रेडिट सिस्टम में पहला इसका ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को, एक सेलर इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, सेल वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाह रहा होता है, और मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है सेल वॉल्यूम के ज़रिए। तो यहाँ फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये होल्डर को कैश फंड जनरेट करने में हेल्प आउट करता है ज़रूर। इसी तरह हम थर्ड जो पॉइंट ले सकते हैं वो ये है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएट, जैसे यहाँ कहा गया, यूज़ देम इन अ मैनर एप्रोप्रिएट फॉर ट्रांजैक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। फिर यही पॉइंट है कि अगर आपका कस्टमर या एक बायर वो फुल कैश पेमेंट, जितना भी जो भी ट्रांजैक्शन अकर हुई, जो भी इवेंट अकर हुआ, उसकी फुल पेमेंट अगर पे नहीं कर रहा, तो यहाँ फिर आपको एक सेलर को भी प्रोटेक्शन होती है कि वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो कोर्ट में जा सकते हैं, कि लीगल एक नोट इशू कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो कोर्ट में जा सकते हैं, सू कर सकते हैं। और फिर उसकी जैसे हम पेरिशेबल की अगर बात करें, गुड्स की बात करें, तो ऐसी गुड्स जो अगर नहीं बिक रही, सेल नहीं हो रही, तो वहाँ फिर क्रेडिट ही है जो ऐसी गुड्स को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ऐसी इन्वेंट्रीज को प्रोटेक्शन देता है कि आप क्रेडिट पे एक सेलर, एक बिजनेसमैन बेच के वो अपनी इन्वेंट्री को आउट करके, चाहे वो होल्डिंग कास्ट हो, चाहे वो कैरिंग कास्ट हो, चाहे वेयर हाउसिंग कास्ट, ये तमाम कास्ट कंट्रोल की जा सकती हैं अगर आप क्रेडिट टर्म्स में जाएं, एक सेलर क्रेडिट टर्म्स में जाए, एक सेलर क्रेडिट पे सेल करे, तो वहाँ वो तब काफ़ी कास्ट ऐसी हैं जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकता है। इसी तरह टाइप्स पे अगर बात करें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो मेजर टाइप्स देख रहे होते हैं, उनमें फर्स्ट मेरे पास यहाँ डिस्कस मैं कर रहा हूँ प्रॉमिसरी नोट्स। आप पढ़ चुके हैं प्रॉमिसरी नोट, जहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये एक प्रॉमिस है, एक नोट है, जब आप नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल, जब आप नोट पेएबल की बात करते हैं, तो वहाँ हम प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहे होते हैं, वहाँ प्रॉमिसरी नोट ही इन्वॉल्व होता है। प्रॉमिसरी नोट्स आर negotiable instruments that involve two main parties. The drawer, also called the maker, and debtor are payer, and the drawee, bearer, creditor or pay। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक मेकर और एक पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। The drawer makes the promissory note and promises unconditionally to the drawee a certain sum of money on specified date। यहाँ कंडीशन जो है आप कह सकते हैं कि अनकंडीशनल है, कि पहले जो बात हुई होगी, जो ट्रांजैक्शन के टाइम जो भी डीलिंग होगी, जो भी दो पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शन अकर हुई होगी, वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा पेमेंट टाइम पे। हाँ, यहाँ जो इशूअर है वो डिस्काउंट दे सकता है पेमेंट टाइम पे, पेमेंट से पहले, पेमेंट के बाद डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, जैसे इसे हम क्रेडिट टर्म्स कहते हैं, जैसे 2, 10 एंड 30 है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि 2, 30 एंड 60
कि 60 डेज़ में आपने पेमेंट करनी है, रियल टाइम जो है 60 डेज़ मेच्योरिटी है, तो अगर 30 डेज़ में कर दें तो हम आपको 2% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये ऑफ़र दी जा सकती है। लेकिन इशूअर की तरफ से, मेकर की तरफ से जो पहले कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ, जो पहले प्रॉमिस साइन हुआ, जो पहले प्रॉमिस इशू हुआ, प्रॉमिसरी नोट इशू हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। जो पेयर है वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता, इसीलिए अनकंडीशनल। द ड्रॉर मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रोमिसेस अनकंडीशनली टू ड्राई अ सर्टेन सम ऑफ मनी अनस्पेसिफाइड डेट। ठीक हो गया कि आप एक प्रॉमिस रिटर्न करके देंगे, जो परचेज़र होगा, जो गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, वो एक ज़रूर प्रॉमिस यहाँ करेगा, प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा, और प्रॉमिसरी नोट में जो भी पेमेंट होगी उस पेमेंट को उसकी पेमेंट का टाइम ज़रूर डिक्लेयर करेगा, एक स्पेसिफाइड डेट बताएगा, एक मेच्योरिटी टाइम बताएगा, ये प्रॉमिस होगा। द ड्राई इज़ अ पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज़ ड्रॉन। यहाँ ड्राई हो, हम जब ड्रॉर की बात करते हैं तो ड्राई हम डिस्कस यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करें कि द ड्राई इज़ अ पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज़ ड्रॉन, के यहाँ ड्राई की फेवर में ही प्रॉमिसरी नोट इशू हो रहा था, ड्राई को ही प्रॉमिसरी नोट यहाँ आप इशू कर रहे होते हैं। तो ये हमने प्रॉमिसरी नोट पे बात की। बहुत सिंपल पॉइंट है कि प्रॉमिसरी नोट दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मेकर और पेई होगा। इसी तरह मेकर वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है, पेई जिसको पेमेंट होगी, जो पेमेंट लेगा, जिसको पेमेंट करनी होगी, यानी सेलर, और इसी तरह बायर आपके पास यहाँ प्रॉमिस करेगा, नोट इशू करेगा। ये हो गया प्रॉमिसरी नोट, जहाँ हम जिसे हम निगोशिएबल कह रहे हैं कि प्रॉमिसरी नोट इजीली ट्रांसफरेबल है। यहाँ प्रॉमिसरी नोट अगर पेमेंट नहीं मिल रही बायर की तरफ से, क्रेडिट कस्टमर की तरफ से, अगर डेटर की तरफ से अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही या पहले पेमेंट चाहिए, आपको टाइम से पहले पेमेंट चाहिए, तो प्रॉमिसरी नोट किसी बैंक को, किसी थर्ड पर्सन को जाके एक्सचेंज किया जा सकता है, डिस्काउंट करवाया जा सकता है, इसकी फैक्टोरिंग की जा सकती है, पेमेंट ली जा सकती है। एक सेलर पेमेंट एडवांस में ले सकता है और फिर पेमेंट सेलर को जानी थी, अब पेमेंट जाएगी उस बैंक को या थर्ड पर्सन को जा सकती है। इन अ प्रॉमिसरी नोट द पेयर इज़ द वन हु मेक्स द इंस्ट्रूमेंट। A customer, for example, can draw a note and direct it to a supplier, promising to pay him a certain sum of money on specified date. यहाँ बात हमें क्लियर हो गई। या कस्टमर एक नोट इशू कर रहा है, प्रॉमिसरी नोट राइट अप कर रहा है, और ये सेंड कर रहा है सप्लायर को, जो सेलर था, कि मैं आपको इस टाइम पे, यानी फ्यूचर टाइम में जो भी मेंशन होगा, स्पेसिफिक डेट होगी, इस टाइम में मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर दूंगा, फ्यूचर टाइम में पेमेंट्स करूंगा। तो ये आप इशू कर रहे हैं कस्टमर और डायरेक्ट हो रहा है सप्लायर को। इवन इफ प्रॉमिसरी नोट्स आर ऑफन इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, this must not be the case. In certain countries, individuals draw promissory note on special occasions like weddings. यहाँ एग्जांपल ली जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेसेस प्रॉमिसरी नोट ऐसी कंडीशंस में इशू हो रही होती हैं जब कोई इवेंट हो, जब ऐसे कोई एक्सपेंसेस आप फुली मीट अप नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो वहाँ तो यहाँ एक एग्जांपल हमारे सामने, प्रॉमिसरी नोट आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शन सिंस दे आर प्रॉमिसेस टू पे इशूड बाय द पेयर्स, दे आर जस्ट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट ड्यू डेट। एक बात यहाँ क्लियर रहे आपको, आपने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, BBA सेकंड में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। प्रॉमिसरी नोट में ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो पहले एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद एंट्री नो। प्रॉमिसरी नोट जो भी प्रॉमिस डेट होगी उससे पहले कोई एक्सेप्टेंस के लिए, यानी जो मेच्योरिटी डेट होगी उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं ली जाएगी। जैसे टाइम मुकम्मल होगा तो प्रेजेंट करके सप्लायर अपनी पेमेंट उसे वहाँ से रिकवर करेगा, रिसीव करेगा कस्टमर से। तो इसमें कोई प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्शन के लिए, प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट में एक्सेप्शन के लिए कोई भी इससे पहले एडवांस में इशू नहीं किया जाता या एक्सेप्शन नहीं दी जाती। इसी तरह नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब आप कहते हो कि बिल्स पेएबल, या आप कहते हो कि बिल रिसीवेबल,
तो बिल रिसीवेबल या बिल पेबल की जब बात होती है, जो वहाँ बिल इशू होते हैं और आप उसकी क्रेडिट एंट्री पास करते हो अकाउंटिंग टर्म्स में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ एक्सचेंज originated as the method of settling transaction in international trade. They are negotiable instrument. They involve three parties. वैसे आप आज की अगर कंडीशन में देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज इतने यूज़ नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब यूज़ होते थे इंटरनेशनल ट्रेड में या ट्रेड में, बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स में अगर आप जाएँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी मिलते हैं, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम बात कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनली ट्रेड हो रही हो तो वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पे फिर टाइप्स दो में नज़र आते हैं। इनलैंड की जब बात होती है तो डोमेस्टिक होते हैं, विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट और कंट्री जब बात हो रही है तो वो इनलैंड होते हैं, जहाँ ट्रेड हुई और ट्रेड में पहले एक बिल राइट अप कर दिया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज राइट अप कर दी, जहाँ तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक ड्रॉर, एक ड्राई और एक पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं कि दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। द ड्रॉर, द पर्सन हु मेक्स द बिल एंड गिव्स द ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। पहली बात, ये ऑर्डर है, ये प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? प्रॉमिसरी नोट जो है वो एक प्रॉमिस है, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, जहाँ एक ऑर्डर इशू कर रहा है एक पर्सन के जो पेमेंट करनी है, जो पेमेंट होनी है गुड्स की, वो पेमेंट कस्टमर करेगा, उसे ऑर्डर जा रहा है। यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कस्टमर को ऑर्डर जाएगा, यहाँ कस्टमर को ऑर्डर किया जाएगा, बिल राइट अप करके, बिल स्टैम्प करके या ऑथराइज्ड करके बिल इशू किया जाएगा और ये बिल कस्टमर की तरफ जाएगा। द पर्सन हु मेक्स द बिल एंड गिव्स द ऑर्डर टू पे, ड्रॉर बिल बना रहा होता है, ड्रॉर बिल ड्रॉ कर रहा होता है, इसलिए इसे ड्रॉर कहा जाता है, ठीक है, ये मेकर हो गया। ड्राई, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और हु इज़ डायरेक्टेड टू पे अ सर्टेन सम। तो यहाँ अब ड्राई की जब बात आ जाती है तो यहाँ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। फर्स्ट एंट्री जब हम पास करते हैं क्रेडिट एंट्री, वो एक्सेप्टेंस की होगी, जैसे बिल इसे रिसीव होगा बिल की एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस की डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर बिल इशू किया है फॉर एग्जांपल और 10 डेज़ में उसकी एक्सेप्टेंस है तो 10 दिन जैसे मुकम्मल होंगे उसकी एक्सेप्टेंस कंसीडर कर ली जाएगी। या जो भी पेयर है वो इसमें क्या करेगा, जो कस्टमर है, परचेज़र है, जो वो एक्सेप्टेंस यानी बिल रिसीव करने के बाद एक रिटर्न लेटर करेगा, ठीक है, जहाँ वो डेबिट नोट भेजेगा। डेबिट नोट जब वापस आएगा वो एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ बिल रिसीव हो गया और एक्सेप्टेड है। तो फिर नेक्स्ट एंट्री पास, तो फर्स्ट ये एक्सेप्टेंस पे तो आपको यहाँ ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती क्योंकि कस्टमर ही प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ कस्टमर की को बिल जा रहा है, कस्टमर को बिल रिसीव होगा तो क्लियर हो ज़रूर वो रिस्पांस करेगा या इन्फॉर्म करेगा। यहाँ जैसे हमने बात की, द पर्सन हु मेक्स द बिल एंड गिव्स द ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक। द ड्राई, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और हु इज़ डायरेक्टेड टू पे अ सर्टेन सम। या तो आप ये बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये ऑथोराइज्ड है पेमेंट का कि मैं ये पेमेंट करूँगा। पे, द पर्सन रिसीविंग पेमेंट इज़ कॉल्ड द पे, ही कैन बी अ डेजिग्नेटेड पर्सन और द ड्रॉर हिमसेल्फ। यहाँ ड्रॉर पे भी हो सकता है, यानी जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएं तो ड्रॉर बिल भी बनाएगा और ड्रॉर रिसीव भी करेगा। या ये हो सकता है, या ऐसा होगा कि ड्रॉर जो है वो बिल बनाएगा और पे ही अलहदा डेजिग्नेट आप करेंगे। वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो कोई बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है जो यहाँ पेमेंट रिसीव करेगा। तो यहाँ तीन पार्टीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें नज़र आती हैं। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल है, बिफोर टाइम इसको डिस्काउंट करवाया जा सकता है। एक आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ कैश है, कैश फंड या कैश फाइनेंसेस का एक सोर्स है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को, करंट ऑब्लिगेशंस को मीट अप कर सकती है। कि टाइम से पहले अगर पेमेंट आपको चाहिए, या तो आप ड्राई को, कस्टमर को कोई ऑफ़र करेंगे डिस्काउंट,
अगर डिस्काउंट एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, डिस्काउंट ऑफर फाइनलाइज नहीं होती, तो फिर यही होगा कि किसी थर्ड पर्सन, किसी आप कह सकते हैं XYZ, किसी के साथ भी किसी बैंक के ज़रिए इस बिल को डिस्काउंट करवा के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी करंट लाइबिलिटीज़, करंट एप्लीकेशंस को मीट अप कर सकती हैं। इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द ड्रॉर इज़ अ पार्टी दैट obligates the ड्राई टू पे द पे। ठीक है, ड्रॉर वो पर्सन है जो ड्राई को ऑब्लिगेट कर रहा है, ड्राई पे लाइबिलिटी इम्पोज कर रहा है। ये थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि दो लोगों के दरमियान ये थर्ड पर्सन आ गया है, जो जिसकी क्रेडिट वर्थ अच्छी है, तो जिस पे दोनों ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्थी है दोनों के लिए। वो एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे मैंने कहा एक बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि स्टूडेंट के दरमियान, यूनिवर्सिटी के दरमियान एक बैंक इन्वॉल्व हो गया है कि पेमेंट बैंक को जाएगी और बैंक फर्दर पेमेंट कहाँ कर लेगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी को कर देगा। द ड्रॉर एंड द पे आर जनरली द सेम एंटिटी अनलेस द ड्रॉर ट्रांसफर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू थर्ड पार्टी पे। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ तीन पार्टीज हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। प्रॉमिसरी नोट की जब बात की जाए तो प्रॉमिसरी नोट दैट आर मेड बाय डेटर्स, ये डेटर या क्रेडिट कस्टमर ही बना रहा होता है। कस्टमर प्रॉमिस करेगा कि मैं पेमेंट करूँगा इस टाइम में, जाके फ्यूचर टाइम में पेमेंट करूँगा। वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज आर इशूड बाय द क्रेडिटर्स, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर की तरफ से इशू होगा, सेलर की तरफ से, सप्लायर की तरफ से बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होगा। और प्रॉमिसरी नोट कौन इशू करेगा? कस्टमर इशू करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ अब डाउट नहीं रहा कोई, हम अब समझ चुके हैं कुछ। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट देयरफॉर बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज आर वैलिड एंड मैच्योरिटी डेट इज डिटरमिन्ड आफ्टर एक्सेप्शन। तो ये ज़रूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप अकाउंटिंग कर चुके हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की आप पहली एंट्री हमेशा एक्सेप्टेंस की पास करते हैं। जनरल एंट्री पहली एक्सेप्टेंस की एंट्री पास होगी, जब एक्सेप्ट हो जाएगा फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सेप्टेंस के बाद दोबारा एक नोट इशू होगा, और नोट के बाद मेच्योरिटी टाइम होगा, यानी जो 10 डेज़ हैं, जो 5 डेज़ या 7 डेज़ जो टाइम दिया गया एक्सेप्टेंस का, बिल के एक्सचेंज का, यानी हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो सकता है, पर यूनिट जो कास्ट लगाई गई, जो सेल प्राइस लगाई, वो एक्सेप्ट ना करे कस्टमर। तो कस्टमर फॉर एग्जांपल जो गुड्स रिसीव हुए वो क्वालिटेटिवली इंफीरियर क्वालिटी की हैं, डैमेज हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। और जब कस्टमर प्रॉमिस कर रहा होता है तो वो सब कुछ पहले वेरीफाई कर लेते हैं, गुड्स क्लियर कर लेते हैं, डिस्पैच फाइनलाइज कर लेते हैं, और फिर प्रॉमिसरी नोट करते हैं। इसलिए वहाँ दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होगी और वहाँ एक्सेप्टेंस की कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन ऑर्डर एंड प्रॉमिसरी नोट इज़ अ प्रॉमिस। वो एक सिंपल जस्ट एक प्रॉमिस है, वहाँ कोई ऑर्डर इशू नहीं हो रहा। एक कस्टमर एक डेटर प्रॉमिस इशू सेंड कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये पेमेंट इस फ्यूचर टाइम में पे करूँगा या दूंगा। तो ये हम बात कर रहे थे सेकंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जो था बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, अब थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है चेक्स। चेक आप क्रॉस चेक, ओपन चेक, बेयरर चेक, डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं, जो नेक्स्ट वीक में आप जाएंगे तो वहाँ आपको इस पे बात करेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चेक्स देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन क्रॉस चेक जो है वो निगोशिएबल नहीं है। क्रॉस चेक जिस पर्सन को इशू हो वही पर्सन ही सिर्फ क्रॉस चेक की पेमेंट ले सकता है या क्रॉस चेक को कैश करवा सकता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्रॉस चेक की, जिसमें अपर कॉर्नर जो होता है, आप अगर एक चेक देखें लेफ़्ट कॉर्नर, तो वो क्रॉस कर लिया जाता है, अकाउंट पे ओनली की स्टैंप लग जाती है, अकाउंट पे ओनली की क्रॉसिंग हो जाती है। तो वो सिर्फ वही पर्सन ही रिसीव कर सकता है पेमेंट, विड्रॉ करवा सकता है पेमेंट, जिसका चेक पे नेम होगा या जिसके नेम पे चेक इशू हुआ है। तो चेक्स में हम जब ओपन चेक की बात करते हैं तो ये निगोशिएबल हैं, कि चेक्स आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सीन लाइक एन अदर फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मैनी कंट्रीज। हेयर द ड्रॉर इज़ द बैंक, यहाँ फिर ड्रॉर को हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। एंड सच चेक्स आर ओनली पेएबल ऑन डिमांड, सो नॉट एट अ स्पेसिफाइड डेट, दे कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी।
यहाँ ज़रूरी है कि चेक की इंडोर्समेंट की जाए। बैक साइड पे आप देखते हो तो इंडोर्समेंट होती है। इंडोर्समेंट मीन्स कि जिस पर्सन के नेम पे चेक इशू हुआ, पर्सन ए को चेक इशू हुआ, तो वो इंडोर्स करके बी को दे सकते हैं। इंडोर्स मीन्स के बैक सिग्नेचर करेगा कि हाँ मैं चेक खुद ही दे रहा हूँ, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ ये पेमेंट। तो पेमेंट फिर बी पर्सन या सी पर्सन जो है वो बैंक से रिसीव कर सकता है। ये हो गया जैसे इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये ज़रूरी है, इंडोर्समेंट भी करेगा और चेक ट्रांसफ़र भी करेगा। इसी तरह जब आप ओपन चेक की मेच्योरिटी टाइम बात करते हैं तो यहाँ 3 मंथ्स टाइम नज़र आते हैं हमें। ठीक है, 3 मंथ, विद इन 3 मंथ्स प्रेजेंट किया जा सकता है। NSF ना हो, नॉट सफिशिएंट फंड की कंडीशन अगर हो तो फिर पेमेंट नहीं हो सकेगी बैंक की तरफ से। इसी तरह माउल्टेड हो, फर्दर डैमेज है या एक्सपायर हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, तो फिर ऐसा चेक प्रेजेंटेबल नहीं रहता। जैसे आप कुछ कंडीशंस पढ़ चुके हैं आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। द पिक्चर बिलो शोज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ हम एक पिक्चर यहाँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूँ, जहाँ हम ये देखेंगे द पिक्चर बिलो शोज इट वर्क्स। द अकाउंट्स होल्डर रिक्वेस्ट हिज बैंक टू डेबिट हिज अकाउंट एंड ड्रॉ द चेक ऑन हिज बिहाफ। द बैंक इशूज द चेक एंड हैंड्स इट over to his customer, the real drawer. The drawer delivers the check to payee, and finally the payee presents the check to the bank for payment. ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर चेक का। यहाँ डेट होगी ज़रूर। ये आप देख सकते हैं अकाउंट पेई का वर्ड आ गया। अगर अकाउंट पेई होगा तो ये निगोशिएबल नहीं होगा। अकाउंट पेई ओनली जब बात की कर दी जाए। आप देखते हो कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट कार्नर जब पर कार्नर है, यहाँ फ्रंट कार्नर पे स्टैंप लगा दी जाती है। चेक पे कहीं स्टैंप लग सकती है, तो ऐसा चेक पे आप देखते हो कि वो अकाउंट पेई की जब बात आ जाए तो वो नॉन निगोशिएबल होगा, वो ट्रांसफरेबल फिर नहीं होगा, क्रॉस होगा। ओपन चेक में क्या होगा, अकाउंट पे का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ नेम लिखा जाएगा, रुपीज़ लिख दिए जाएंगे, इनवर्ड्स और इन फिगर सेम होने चाहिए। इसी तरह कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, ओपन होगा। बेयरर साथ लिखा जाएगा कि पे टू अ पर्सन आर टू बेयरर। पर्सन मीन्स कि जिस पर्सन का नेम लिखा गया, बेयरर मीन्स कि उसके अलावा अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट कर रहा है जिसको इसने इंडोर्स करके दे दिया। यानी पहले लिखा गया पे ए, फॉर एग्जांपल पे XYZ या ABC किसी का नाम लिख दिया गया, ABC लिख दिया गया, तो जो पर्सन ए है या तो वो खुद प्रेजेंट करे या फिर बेयरर, यानी जिसको ए पर्सन इंडोर्स करके देगा। ए पर्सन बैक साइड पे क्या करेगा, सिग्नेचर करके दे देगा। ठीक है, यहाँ भी सिग्नेचर करेगा, अथोराइज सिग्नेचर, और फिर बैक साइड पे सिग्नेचर करके दे देगा कि मैं अथोराइज कर रहा हूँ किसी बेयरर को, तो वो जाके, तो ये निगोशिएबल है। किसी भी पर्सन को विद इन मेच्योरिटी टाइम जो 3 मंथ है ओपन का, उसमें एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये आपके पास हमने चेक पे बात की। और क्रॉस चेक जो है वो नॉन निगोशिएबल है। अकाउंट पे ओनली की स्टैंप आ जाती है तो वो नॉन निगोशिएबल होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज़ नॉन निगोशिएबल। जब नॉन निगोशिएबल की बात आ जाती है तो कुछ भी, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इजीली एक्सचेंज ना हो, निगोशिएबल ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, पर्सन टू पर्सन ना हो सके। Non-negotiable refers to the price of goods or security that is firmly established and cannot be adjusted, or part of contract or deal that is considered a requirement by one or both involved parties. Additionally, the term can relate to the goods or security whose ownership is not easily transferable from one party to another. यहाँ ओनरशिप या पोजेशन जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ईजी ना हो, यानी जो फीचर हमें निगोशिएबल में नज़र आए हैं वो नॉन निगोशिएबल में हमें नज़र नहीं आते। वो ट्रांसफरेबल था, ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। जिस पर्सन के पास जो पोजेस कर रहा है, जिसके पास इसकी ओनरशिप है, वही सिर्फ प्रेजेंट कर सकता है मेच्योरिटी टाइम में। थर्ड पर्सन या नेक्स्ट सेकंड पर्सन इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी डील हो, कोई भी ऐसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कोई बिजनेस डीलिंग हो जिसमें नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाए, तो नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज इजीली नहीं किया जा सकता, यानी इसकी लिक्विडिटी कम है या वीक होती है। नॉन निगोशिएबल रेफर्स टू दी समथिंग दैट कैन नॉट बी बॉट, सोल्ड, एक्सचेंज और ट्रांसफर्ड। नॉन निगोशिएबल आल्सो कैन रेफर टू द टर्म और कंडीशन दैट इज़ नॉट ओपन टू निगोशिएशन। तो यहाँ हम क्लियर कर चुके हैं। ईजी है अब हमारे लिए, क्योंकि हम निगोशिएबल समझा। तो अब नॉन निगोशिएबल में
वो तमाम टर्म्स या कंडीशंस जो हैं वो ओपन नहीं होते, ओपन टू निगोशिएशन नहीं होते। नेक्स्ट कोई भी बेयरर नहीं बन सकता। जिसका नाम है, जिस जो पोजेस कर रहा है, जिसको इशू हुआ या जिसने इशू किया, वही सिर्फ इसका रियल ओनर हो सकता है। Certain securities, contracts and assets cannot be transferred from one party to another. For example, certificate of deposit cannot be redeemed by anyone but account holder. A person cannot sell his or her सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टू अनदर पर्सन। एक एग्जांपल हमने रखी किस तरह काम करते हैं निगोशिएबल नॉन निगोशिएबल सिक्योरिटीज़। देखिए हम इन्हें सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसे हम बात करते हैं, तो ये सिक्योरिटीज़ नहीं बेची जा सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो रियल ओनर है वही सिर्फ अपने अकाउंट में प्रेजेंट करके, वही सिर्फ मेच्योरिटी टाइम में प्रॉमिस, मेच्योरिटी टाइम में आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, सिर्फ उसी को मिलेगी जो इसका होल्डर है या जो इसका पोजेस पर्सन है। अब कुछ एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें पहला है मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट, रिसीट या सर्टिफिकेट हम बात करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट LC। ठीक है, इनमें जो ज़रूरी है उन पे बात कर लेते हैं कि आपने ये कुछ पॉइंट या कुछ ऐसी ये सिक्योरिटी ज़रूर देखी होंगी, नो होगा कि मनी ऑर्डर की जब बात करते हैं तो कोई भी मनी ऑर्डर जब आप बनवाते हैं, यानी किसी को पेमेंट करनी है आपने और पेमेंट आप नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आप एक मनी ऑर्डर बनवा लेते हो। मनी ऑर्डर आपने साइन करवा लिया, पेमेंट कर दी किसी इंस्टीट्यूट पे, एक मनी ऑर्डर ले लिया। अब जिस पर्सन के नाम पे आपने मनी ऑर्डर बनवाया है सिर्फ वही पर्सन ही ये पेमेंट ले सकेगा। अब ये आप ए के नाम पे मनी ऑर्डर बनवाया, आपने ए पर्सन को पेमेंट करनी थी, तो ए ही को अगर मनी ऑर्डर बन गया है तो ए पर्सन ही उसकी पेमेंट लेगा, बी नहीं ले सकता कि बी प्रेजेंट करके पेमेंट ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिक्योर्ड वे है पेमेंट का मैकेनिज़्म है। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास है मनी ऑर्डर। A money order is a payment order for the pre-specified amount of money as it is required that the funds be prepared for the amount shown on it. It is a more trusted method of payment than a check. मैंने आपको कहा कि ये ट्रस्टेड मेथड है, ट्रस्टवर्दी मेथड है। यहाँ लैक, यहाँ फ्रॉड या यहाँ कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं नॉर्मली जो निगोशिएबल में, वो नॉन निगोशिएबल में इतने नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन निगोशिएबल किया जाता है, इसीलिए ये पेमेंट्स नॉन निगोशिएबल के ज़रिए की जाती हैं। जैसे आप देखें कि काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जब आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जहाँ आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो मनी ऑर्डर आपसे मांगते हैं कि आप हमारे बैंक अकाउंट या हमारे इदारे के लिए मनी ऑर्डर्स इशू करें। तो मनी ऑर्डर में ये होगा, आपको फिर अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी होगी, किसी अकाउंट में आपको एक मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करनी होगी। तो मनी ऑर्डर जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो इंस्टीट्यूट वही मनी ऑर्डर प्रेजेंट करके पेमेंट ले लेगा। अब ये किसी भी पर्सन, थर्ड या फोर्थ पर्सन, कोई भी उनका और नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट आपसे पेमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि मनी ऑर्डर इशू हुआ है एक ख़ास डिपार्टमेंट या एक यूनिट के नाम पे। ये कुछ हिस्ट्री है हमारे पास। अ मनी ऑर्डर सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट फर्म इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1792 एंड वाज एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल। अराउंड 1836 इट वाज सोल्ड टू अनदर प्राइवेट फर्म which lowered the fees, significantly increased the popularity and usage of the system. Post Office noted the success and profitability and it took over the system in 1838. ये कुछ हिस्ट्री है कि ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, आज बैंक्स के ज़रिए आप देखते हो कि मनी ऑर्डर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या पोस्ट ऑफिस है, वो मनी ऑर्डर की फैसिलिटीज़ की सर्विसेज देते हैं कि आपने कोई पेमेंट करनी है तो मनी ऑर्डर के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर शो किया मनी ऑर्डर का, जहाँ ट्रैवलर्स एक्सप्रेस मनी ऑर्डर है, पे टू द ऑर्डर ऑफ, यहाँ नाम लिखा जाएगा परचेज़र या जो ड्रॉर है नेम होना चाहिए, एड्रेस क्या है ये आप ज़रूर शो करेंगे, कितना अमाउंट है स्टैम्प्ड होगा स्पेसिमेन, तो ये एक बैंक इशू कर सकता है या एक इदारा इशू कर सकता है। इसी तरह पोस्टल ऑर्डर की बात आ जाती है। फिर A postal order, postal note or the money order is a financial instrument usually intended for sending money through a mail. जैसे यहाँ हमने स्ट्रक्चर में बात की मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, टाइम गुजरने के साथ दोनों को देखा जाए तो दोनों सेम यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर जब पोस्ट ऑफिस के ज़रिए
इशू किए जाते हैं या ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वहाँ पोस्ट ऑफिस में पेमेंट कर ली जाएगी। सर्विस चार्जेस जो होंगे या रिसीवर पे करेगा या वहाँ फिर सप्लायर पे करेगा। ठीक है, तो पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाके पेमेंट कर देते हो, वो एक मनी ऑर्डर इशू हो जाता है। जिस पर्सन को ये पेमेंट जानी है उस डिस्ट्रिक्ट का या उस सिटी का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्टमैन जाएगा उसके पास, उससे पेमेंट देगा और सिग्नेचर ले लेगा। तो यहाँ से एक इजी एक सिक्योर्ड मेथड है पेमेंट का। जैसे ट्रैवलर चेक की हम बात करते हैं जो आज ख़त्म हो चुके हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, तो आज पोस्टल आर्डर भी कम नज़र आते हैं क्योंकि आज ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र जब से आई है तो पोस्टल आर्डर है या हम तो मनी आर्डर की बात करें तो उनके काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, तो फिर ऑनलाइन की बात आए तो ऑनलाइन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स काफ़ी है, इश्यूज हैं, इसीलिए पोस्टल आर्डर जो मैनुअल काम था उसको आज इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। तो ये मैनुअल कुछ तो पोस्टल आर्डर, अ पोस्टल नोट और मनी ऑर्डर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली इंटेंडेड फॉर सेंडिंग मनी थ्रू द मेल. It is purchased at the post office and is payable at another post office to the named receipt. मैंने जैसे बात की, या तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके जो रिसीवर है रिसीव करेगा या उसके ये होम एड्रेस तक पोस्टमैन जो है वो जाके वहीं पेमेंट करता है और उससे सिग्नेचर ले लेता है। तो यहाँ फिर आप देख लें कि पोस्ट ऑफिस ने सर्विसेज दी अपनी, एक पर्सन जो है वो पेयर है और एक पेई बन गया और सर्विसेज दे रहा है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, a small fees for the services known as poundage is paid by the purchaser. तो यहाँ आपको कहा गया है कि परचेज़र पे करेगा। अब काफ़ी ऐसे देखते हैं कि आप कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ होता है कि हो फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट ऑन डिलीवरी भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट इन एडवांस की बात भी हम सुनते हैं, देखते हैं, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस कैश कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो फिर सर्विस पे डिपेंड करता है। लेकिन पोस्टल ऑर्डर पे देखा जाए तो परचेज़र यहाँ जितनी भी पेमेंट होगी परचेज़र पे जाएगी। तो सर्विसेज जैसे पाउंडेज कहा जाता है, इसमें जो फीस होगी वो यहाँ परचेज़र देगा। इस शेयर सर्टिफिकेट जो है नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। शेयर सर्टिफिकेट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन दैट सर्व्स एज लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इंडिकेटेड। A share certificate is also referred to as stock certificate. शेयर सर्टिफिकेट जो स्टॉक सर्टिफिकेट है वो जिस पर्सन को इशू हुई है वो ही सिर्फ अपने अकाउंट को पर प्रेजेंट करेगा, जो उसका अकाउंट होल्डर उसका होना ज़रूरी है। तो ये आपको कहा गया कि इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन दैट सर्व्स एज अ लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। जितने भी शेयर इशू हुए उनकी लीगल प्रूफ डिक्लेयर करेगा और कॉरपोरेशन इसे इशू करेगी। ओनरशिप यहाँ फाइनलाइज हो रही होती है, जितने शेयर्स होंगे उनको इंडिकेट करेगी शेयर सर्टिफिकेट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्लियर कर सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की। शेयर सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय कंपनीज दैट सेल शेयर्स इन मार्केट। क्लियर, पहले पॉइंट ये है कि शेयर सर्टिफिकेट इशू की जाती है, डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं। A shareholder receives a share certificate as a receipt of his or her purchase and to reflect ownership of specified number of shares of the company. शेयरहोल्डर को ये सर्टिफिकेट इशू होगी और शेयरहोल्डर ही उस सर्टिफिकेट का रियल ओनर है, वही बेयरर है, वही ओनर है। ठीक है, इन टुडेज फाइनेंशियल वर्ल्ड फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आर इशूड ओनली रेयरली विद अगर आप आज की कंडीशन में देख लें तो शेयर सर्टिफिकेट जो हैं वो बहुत ही कम नज़र आती हैं शेयर सर्टिफिकेट की जब हम बात करते हैं तो। और आज क्योंकि इसकी जगह डिजिटल रिकॉर्ड्स ने ले ली है, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट हैं, या आप कह सकते हैं डिफरेंट ऐसे और मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके अकाउंट ओपन करवा लिए जाते हैं और वहीं सबको रजिस्टर करवा लिए जाते हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन जो है उनको ईमेल कर दिया जाता है। इसीलिए फ़िज़िकल सर्टिफिकेट इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो नज़र हमें आते हैं। इसी तरह जो लास्ट और नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं वो है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जिसे CD नॉर्मली भी कहा जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। A fixed rate certificate of deposit is an investment instrument that has a set interest rate over its entire term. Certificate of deposit generally offer terms in the increments of 3 months up to 1 year and then switch to 2 year, 3 year, 5 year terms. The longer the term, the fixed rate of
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट द हायर द फिक्स इंटरेस्ट रेट। कोई भी पर्सन जब किसी भी सेविंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी बैंक में, किसी भी फर्म को जाके कुछ डिपॉजिट कर देगा लॉन्गर पीरियड के लिए, या जैसे इनिशियल टाइम जो 3 मंथ्स है इसे 1 ईयर, देन ये इसी तरह स्विच करते हैं 2 ईयर, 3 ईयर एंड देन 5 ईयर्स। जितना टाइम ज़्यादा गुजरता है उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। एक आपने डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट की आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जिस पर्सन को सर्टिफिकेट इशू है वही इसका ओनर है और वही एक्सचेंजेबल नहीं है, निगोशिएबल नहीं है। Upon maturity of CD holders can either withdraw the entire amount or roll it over into another CD। यहाँ ये फैसिलिटी दे दी जाती है कि जैसे ही मेच्योरिटी कंप्लीट 5 ईयर्स फॉर एग्जांपल के लिए किया गया, 5 ईयर कंप्लीट हुए, 5 ईयर पे आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं मुकम्मल अमाउंट, या फिर आपको इसको नेक्स्ट ऑफर में नेक्स्ट टर्म के लिए फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। Typically, longer term fixed rate CDs pay higher interest rate, and there is a penalty for the early withdrawal of the funds from certificate of deposit। और जब लोग अगर किसी ने डिपॉजिट कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गई है, तो इनिशियल टाइम में या जैसे उसका इनिशियल प्रिलिमिनरी टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले अगर विड्रॉ करवा लें तो वहाँ इंस्टीट्यूट ज़रूर पेनलाइज करेगा, वहाँ चार्जेस डिडक्ट होंगे, फुल अमाउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर टाइम कंप्लीट हो गया मेच्योरिटी तो वहाँ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वहाँ फिर प्रॉफिटेबल वैल्यूज़ या अमाउंट विड्रॉ किए जा सकते हैं। अनलाइक अ वेरिएबल रेट CD, द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स रेट रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, और फिक्स रेट CDs में देखें तो कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल में देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा वो वही रहेगा या चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। वेरिएबल रेट में अगर आए, फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट की जब बात होती है तो यहाँ इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, रेशो बढ़ती जाती है। ये हमने नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की, जहाँ हमने शेयर सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल ऑर्डर एंड मनी ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि LC फर्दर हम जाके देखेंगे जहाँ जब इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है तो LC लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज़ हो रहे होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ एक लेटर इशू किया जाएगा, किसी भी थर्ड बैंक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट का। यानी 2 पर्सन आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ एक बैंक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा जो एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैंक सर्विसेज देगा यहाँ एक्सपोर्टर को, और इंपोर्टर को उसी बैंक की कोई ब्रांच या किसी और बैंक की कोई ब्रांच सर्विसेज देगी फॉरेन कंट्री में। तो ये 2 बैंक जो हैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट बैंक्स को होंगी दोनों पार्टीज़ की तरफ से। दोनों पार्टीज़ की जो लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन जो हैं, वो बैंक्स ही उनको फुलफिल फाइनलाइज करेंगे। ये होता है LC लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आज का लेक्चर था जहां हमने 2 लेक्चर किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वीक को कंप्लीट कर लेंगे। इस जो हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये फाइनलाइज हो जाएगा। यहाँ कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना है, ज़रूर आप कमेंट करें और अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।